हेलो बच्चों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। यहाँ पे स्मार्ट एजुकेशन बाय यमराज सर में आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि वेक्टर्स क्या होते हैं और स्केलर्स क्वांटिटी क्या होती हैं, थोड़ा सा रिकॉल करवा देते हैं। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटीज होती हैं जिन्हें हम नॉर्मली मैथमेटिकल ऑपरेशन से ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन जो इस वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं वो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिन्हें हम नॉर्मल एल्जेब्रिकल मेथड से हम या अर्थमेटिकल मेथड से हम ऐड, सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। नॉर्मल मेथड से नहीं कर सकते। नॉर्मल मेथड से हट के हमें कुछ अलग ट्राई करना पड़ेगा ऐड करने के लिए। ठीक है, जैसे आप एक बॉक्स में 5 kg कुछ आइटम लो और उसमें 3 kg दूसरा एक मैटर डाल दो, तो आपके पास टोटल जो क्वांटिटी बनेगी वो 8 kg बनेगी। बट अगर आप एक ऑब्जेक्ट में 5 न्यूटन का फोर्स लगाइए और उसी ऑब्जेक्ट में कुछ एंगल पर 3 न्यूटन का फोर्स लगाइए, 3 न्यूटन का फोर्स लगाइए, तो फिर टोटल क्वांटिटी कितना बनेगा? 8 न्यूटन बनेगा क्या, या 8 न्यूटन से कम बनेगा? तो वो आप नॉर्मली नहीं बता सकते हैं। 2 न्यूटन होगा कि 5 न्यूटन होगा कि 6 न्यूटन होगा, 7 न्यूटन, 8 न्यूटन, या इनके बीच में कोई वैल्यू होगी, तो आप नॉर्मली नहीं बता सकते। इसको ऐड करने के लिए आपको कुछ स्पेशल लॉज पढ़ने पड़ेंगे और उन स्पेशल लॉज को हम कहते हैं लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या कहते हैं? लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन में हमारे पास 2 लॉ होते हैं। पहला लॉ होता है बेटा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। कौन सा लॉ होता है? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और दूसरा लॉ होता है बेटा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, नाम ध्यान रखिएगा। पहला लॉ क्या होता है बेटा? पहला लॉ हमारा होता है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक, और दूसरा लॉ हमारा होता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अच्छा, ये दोनों जो लॉज हैं ये किस लिए यूज किए जाते हैं बेटा? ये यूज किए जाते हैं 2 वेक्टर्स को ऐड करने के लिए। किस लिए यूज किए जाते हैं ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ? ये यूज किया जाते हैं 2 वेक्टर्स को ऐड करने के लिए। ठीक है, तो पहला लॉ इसमें, चलिए 2 लॉ होते हैं हमारे पास, है ना। पहला लॉ है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, दूसरा लॉ है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और हमें कैसे वैल्यू पता चलेगी 2 वेक्टर को कैसे ऐड करना है? ठीक है, तो उसके लिए आपको ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ना पड़ेगा या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए पहला हम शुरू स्टार्ट करते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है बेटा? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में हमें नाम से ही सजेस्ट हो रहा है यार इसमें ट्रायंगल का यूज करना है। अच्छा, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मान लो कोई एक पर्सन है, वो 3 किलोमीटर इस डायरेक्शन में चला। अब 3 किलोमीटर इस डायरेक्शन में चला, मतलब इस डायरेक्शन को मैं क्या बोल सकता हूँ? नॉर्मली आप रफ कॉपी में बनाते हो तो इधर होता है आपका नॉर्थ, ठीक, इस तरफ होता है साउथ, और यहाँ हो गया ईस्ट, और इस तरफ हो गया वेस्ट। तो मान लो एक पर्सन है 3 किलोमीटर किसी पॉइंट से 3 किलोमीटर ईस्ट की ओर चला, और फिर क्या किया? वो 4 किलोमीटर वेस्ट की ओर चला। तो अब बताओ वो अपने इनिशियल पोजीशन से, जो ये इनिशियल पोजीशन है, उस पोजीशन से कितनी दूर पर है? तो ये क्या 7 किलोमीटर हुआ। अच्छा, डिस्टेंस दूर की बात अगर करें तो मैं बोलूँगा कि हाँ 7 किलोमीटर है, दूर है। कितना दूर है? 7 किलोमीटर दूर है। लेकिन अगर मैं ये पूछूं कि वो अपने पहले पोजीशन से कितना शिफ्ट हो गया है ना, कितना शिफ्ट हो गया है, कितना डिस्प्लेस हो गया है। ठीक, तो कितना शिफ्ट हो गया का मतलब होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की मैं बात कर रहा हूं। मतलब फाइनल पोजीशन, और ये फाइनल पोजीशन हो गया, इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच का जो डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, उसकी बात मैं कर रहा हूँ। वो हो गया तुम्हारा शिफ्ट या डिस्प्लेसमेंट। कितना डिस्प्लेस हो गया? जैसा कि आप 10th में भी पढ़ चुके हो ना, वो एक लाइट रे आती है ऐसे, इंसिडेंट रे, और यहाँ पे वो क्या कहते हैं, उसमें एक रेक्टेंगुलर स्लैब में पड़ी, रिफ्रैक्शन हुआ, फिर ऐसे निकली, तो लाइट रे अपने ओरिजिनल पाथ से ना शिफ्ट हो जाती है। इसको क्या बोलते थे आप लोग? लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते थे या लेटरल शिफ्ट बोलते थे। ठीक, तो अब ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट कितना होता था? इसके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता था। तो मतलब इससे ये पता चलता था कि हमारी जो लाइट
रे है वो अपने ओरिजिनल पाथ से कितना दूरी चली गई है, ठीक, कितना शिफ्ट हो गया अपने पोजीशन से। तो सेम केस यहाँ पे भी है, बस लाइट नहीं है। आपको ये ध्यान देना है कि इसमें ये मतलब जब डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूँ तो इसका मतलब ये है कि अपनी पोजीशन से वो कितना दूर शिफ्ट हो गया है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर 7 किलोमीटर शिफ्ट हो गया, क्योंकि यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, तो 7 किलोमीटर हो गया। अच्छा मान लो ये थोड़ा सा घूम घाम के इधर से इधर आता, इधर से इधर आता, तब भी तुम क्या बोलते कि वो अपने घर से 7 किलोमीटर दूर है। अगर वो एक और पाथ लेता इस तरह आता और एक और पाथ लेता इस तरह आता, ऐसे पाथ लेता, तो क्या हर पाथ में उसका डिस्प्लेसमेंट 7 किलोमीटर होता? नहीं, जबकि पोजीशन वही है ना, तो 7 किलोमीटर नहीं होता। फिर वो अपनी पोजीशन से, फाइनल पोजीशन से कितना दूर है? तो कैसे बताओगे आप फाइनल अपनी पोजीशन से कितना दूर है? तो ठीक है, अपने फाइनल पोजीशन से कितना, मतलब अपने इनिशियल पोजीशन से कितना दूर है ना। मैं क्या बोल रहा हूँ कि एक ऑब्जेक्ट है, एक पर्सन है, वो 3 किलोमीटर ईस्ट में चला और फिर इसके बाद क्या किया, 4 किलोमीटर कहाँ चला गया, नॉर्थ में चला गया। तो मैं पूछ रहा हूँ कि अपने इनिशियल पोजीशन से वो कितना दूरी पर है। अब आप बोलोगे सर 7 किलोमीटर दूरी पर है। चलो ठीक है, मैं दूरी मान लेता हूँ, 7 किलोमीटर दूर पे है, 7 किलोमीटर दूरी पर है। लेकिन यार मान लो एक दूसरा पर्सन है, वो ऐसे जाके ऐसे गया, ठीक है, तब ये भी कि ये क्या 7 किलोमीटर दूर है? क्योंकि उसने ये वाला पाथ फॉलो नहीं किया ना, तो क्या वो भी 7 किलोमीटर दूर है? बताइए, 7 किलोमीटर दूर है क्या वो? अच्छा मान लो पर्सन यहां से यहां तक चला, तो क्या भी वो अपने पोजीशन से 7 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक। और मान लीजिए एक और लॉन्ग रूट चला गया, ऐसे करके गया, तो क्या ये भी 7 किलोमीटर दूर है? तो अब आप कौन सी दूरी बताओगे? ये वाली दूरी बताओगे कि ये वाली दूरी बताओगे कि ये वाली दूरी बताओगे, ये वाली दूरी बताओगे? कितनी दूरियां, 2 पॉइंट के बीच में कितनी दूरियां हो सकती हैं यार? बहुत सारी दूरियां हो सकती हैं, बहुत है ना, डिस्टेंसेस बहुत सारी हो सकती हैं। लेकिन एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखो, एक चीज़ नहीं चेंज होने वाली, चाहे कोई भी पाथ से चला जाए पर्सन, उसका जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इस पॉइंट से, है ना, इसको मैं बोलता हूं बेटा डिस्प्लेसमेंट, ठीक। क्या बोलते हैं इसको? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो मतलब कोई पर्सन अपने इनिशियल पोजीशन से कितना शिफ्ट हो गया है, हमको इसके बारे में बात करनी, ठीक है। तो बताओ कितना शिफ्ट हो गया, कैसे? आप बताओ, क्या 7 आएगा आंसर? नहीं, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा बेटा? 5 किलोमीटर। अभी आपको देखो, ये जो 5 किलोमीटर है, ये 3 और 4 को ऐड करने से नहीं आ रहा है ना। 3 और 4 को ऐड करोगे तो 7 किलोमीटर आएगा। ये है डिस्टेंस। अच्छा, ये डिस्टेंस का कौन सा डिस्टेंस है कि वो ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस, जो पर्सन है उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। अगर मैं इसकी बात करूंगा तो ये 7 किलोमीटर नहीं आएगा, क्योंकि इसका पाथ थोड़ा लेंदी था। इस पर्सन की बात करूंगा तो इस पर्सन का भी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस 7 किलोमीटर नहीं आएगा। इस पाथ वाले पर्सन का मैं अगर मैं डिस्टेंस निकालूं तो 7 किलोमीटर नहीं आएगा। तो 7 किलोमीटर डिपेंड करता है, जो डिस्टेंस है वो डिपेंड करता है चले गए पाथ पर, कि वो कौन से पाथ को फॉलो कर रहा है। अगर पहले वाले पाथ को फॉलो कर रहा है तो डिस्टेंस 7 किलोमीटर होगा। दूसरे वाले पाथ को फॉलो कर रहा है, इस तरफ वाले पाथ को फॉलो कर रहा है, तो दूसरा डिस्टेंस होगा। लेकिन एक चीज़ नहीं चेंज होगी ना, वो क्या है बेटा? डिस्प्लेसमेंट नहीं चेंज होगा। और आपने डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाला? डिस्प्लेसमेंट निकाला बेटा आपने पाइथागोरस थ्योरम से। तो क्या आपने नॉर्मल एडिशन किया 3 + 4 = 7? नहीं किया ना। आपने क्या लगाया? पाइथागोरस थ्योरम लगाया, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम लगा के आपने डिस्प्लेसमेंट पता किया। तो डिस्प्लेसमेंट जो है ना, एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक। डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसको पता करने के लिए हमें नॉर्मल ऐड नहीं करना पड़ता। 3 + 4 = 7 नहीं, 3 प्लस वेक्टर में क्या होता है? 3 + 4 = 5 होता है ना। 3 किलोमीटर इधर चला, 4 किलोमीटर इधर चला, = 5 किलोमीटर आ गया, मतलब 3 + 4 = 5 हो गया। ये होता है वेक्टर। अब ये 3 + 4 = 5 कैसे हुआ? तो ये हो गया बेटा किस में से? पाइथागोरस थ्योरम से। आपने पाइथागोरस थ्योरम यूज करके डिस्प्लेसमेंट पता कर लिया, ठीक। अच्छा, मैं दूसरा एग्जांपल बोलता हूं कि मान लो एक पर्सन है 8 किलोमीटर इधर चला, ठीक। फिर क्या किया कि वो 10 किलोमीटर इस तरफ चला गया, डाउन साइड में, साउथ साइड में चला गया। अब बताओ वो अपने इनिशियल पोजीशन से कितना दूर है, ठीक है। तो आप क्या करोगे? 8 का स्क्वायर करोगे प्लस 10 का स्क्वायर करोगे, फिर उसका अंडर रूट पता करोगे, ऐसे करके पाइथागोरस थ्योरम यूज करोगे और ये वाली डिस्टेंस को पता कर लोगे। और अगर मान लो मैं यहाँ पे वैल्यू रखूँ कि ये 6 किलोमीटर है,
तो बताओ ये वाली डिस्टेंस कितनी हो गई? तो बेटा ये वाली डिस्टेंस कितनी हो गई? 10 किलोमीटर। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मैं बात कर रहा हूँ, मतलब डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ। 10 किलोमीटर हो गया। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, 8 + 6 = कितना हो गया? 10 हो गया। अब ये कहीं किसी मैथमेटिक्स में 8 + 6 = 10 होता है क्या? नहीं होता, लेकिन यहाँ पे होता है, क्योंकि ये नॉर्मल मैथमेटिक्स नहीं है, ये है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। हाँ, यही ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, क्योंकि हमने ट्रायंगल का यूज करके, ट्रायंगल वाला थ्योरम यूज करके, पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हमने डिस्टेंस पता कर लिया। ठीक है, तो देखो कितना इजी है। आपको क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम यूज करके डिस्टेंस बताना है ना। जैसे मान लो एक आदमी है, वो 12 किलोमीटर इधर चला, 5 किलोमीटर इधर चला, तो अब आप सीधे सीधे बता दोगे, और ये तो मान लो 90 डिग्री है इसके बीच का एंगल, तो आप बोल दोगे सर ये 13 किलोमीटर आ गया। बहुत बढ़िया यार, मतलब एकदम सिंपल सा है ना। पाइथागोरस थ्योरम लगाओ और वैल्यू पता करो, डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच का डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, है ना। कितना इजी है। ठीक है, और एग्जांपल लेते हैं बेटा इसके हम। इसका एग्जांपल ऐसे लेते हैं कि मान लो एक पर्सन है, वो 12 किलोमीटर इधर चला और ये फिर 5 किलोमीटर इधर चला। ठीक है, ठीक। तो अब बताओ ये अपने इनिशियल पोजीशन से कितना दूरी पर है। अब लगाओ पाइथागोरस थ्योरम। क्या लगेगा पाइथागोरस थ्योरम? क्या आप लगा सकते हैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम? बता सकते हैं इसका लेंथ कितना है? क्या इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज हो जाएगा? पाइथागोरस थ्योरम कौन से ट्रायंगल में यूज होता है बेटा? पाइथागोरस हमारे ट्रायंगल में यूज होता है। उस ट्रायंगल का नाम है बेटा राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पे तो राइट एंगल ट्रायंगल है नहीं, तो फिर हम कैसे यूज करेंगे? कैसे निकालेंगे कि ये वाला यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? डिस्टेंस तो मिल जाएगा, 17 किलोमीटर आया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कैसे पता करेंगे? डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कैसे पता करेंगे? तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पता करने के लिए जब इस तरह का कोई केस मिलता है हमें, जब हम नॉर्मली, है ना, ये केस भी जो पाइथागोरस थ्योरम है ये भी नॉर्मल केस नहीं है। बस इसमें आपको ध्यान देना है कि जो दो वेक्टर हैं इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है। अगर 90 डिग्री है तो सीधे सीधे सिंपल आप स्क्वायर करके ऐड कर दो। लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखो, ये वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री नहीं है ना। ये जो मतलब डिस्प्लेसमेंट हुए हैं दो ठो, इनके बीच का एंगल 90 डिग्री नहीं है। तो एंगल 90 डिग्री नहीं है, तो इसलिए आप नॉर्मली ऐड नहीं कर पा रहे हो। अच्छा देखो, इस क्वेश्चन को मैं ऐसे बोलूंगा, ये 12 किलोमीटर इधर हो गया और 5 किलोमीटर इधर हो गया, ऐसे देखो। अब एंगल चेंज किया हमने, ठीक। तो ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी चेंज हो गई, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ज़्यादा थी, ये डिस्टेंस कम हो गई, तो एंगल हमने चेंज किया ना। एंगल चेंज हम कम चेंज करने से डिस्प्लेसमेंट चेंज हो गया। तो मतलब जो हम यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट पता करना चाहते हैं, वो डिस्प्लेसमेंट जो है एंगल पे डिपेंडेंट होता है। तो मतलब यहाँ पे एंगल से रिलेटेड कुछ रहेगा, है ना। एंगल, क्योंकि एंगल के हिसाब से वैल्यू चेंज हो रही है। आप देखो एंगल आप बढ़ाते जाओगे, ये आप एंगल को कम करते जाओगे ना, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है यहाँ से यहाँ, ये एंगल आपने कम किया, डिस्प्लेसमेंट कम हो गया। एंगल थोड़ा बढ़ाया, डिस्प्लेसमेंट थोड़ा ज़्यादा हुआ। एंगल और बढ़ाया, डिस्प्लेसमेंट थोड़ा और ज़्यादा हो गया। एंगल और बढ़ाया, डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा। एंगल आप बढ़ाते जाइए, डिस्प्लेसमेंट क्या होता जाएगा? ज़्यादा होता जाएगा। तो मतलब जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करती है? एंगल पे डिपेंड करती है ना। तो आप यहाँ पे ये ध्यान दीजिए कि जब हम दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं, दो वेक्टर्स हमको ऐड करना होता है, तो हम वहाँ पे नॉर्मल मैथमेटिक्स का यूज नहीं कर पाते हैं, हमें वहाँ पे कुछ स्पेशल मैथमेटिक्स का यूज करना पड़ता है। ठीक है, और उसी स्पेशल मैथमेटिक्स का नाम है बेटा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, अब ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहता है कि इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाई, इफ, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है? इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाई द टू एडजेसेंट साइड ऑफ ए ट्रायंगल, टू एडजेसेंट साइड ऑफ ए ट्रायंगल टेकन इन द सेम ऑर्डर। ठीक है, इफ टू वेक्टर्स, अगर हमारे पास दो वेक्टर हैं जो कि रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड, जो कि रिप्रेजेंट हो रहे हैं मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में बाय द टू एडजेसेंट साइड ऑफ ए ट्रायंगल। मतलब अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हों जो ट्रायंगल की दो साइड से, मतलब उनको रिप्रेजेंट किया गया हो, तो मान लेते हैं हमारे पास एक वेक्टर है ए,
ऐसा है कुछ, इसका कुछ लेंथ है, ये वेक्टर है, ठीक है, कैपिटल ए बना देता हूं, थोड़ा सा इजी रहेगा। ठीक, एक वेक्टर है ए है और हमारे पास एक वेक्टर बी है। ठीक, ये दोनों वेक्टर हमें दिया गया है, इन दोनों वेक्टर को ऐड करना है। अब ये दोनों वेक्टर अलग अलग जगह पे हैं, लेकिन ध्यान से देखो, ये दो वेक्टर्स साइड, इनसे हम ट्रायंगल बना सकते हैं ऐड करके। इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करके हम क्या बना सकते हैं, ट्रायंगल। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में हमें ट्रायंगल का यूज करना है। ठीक है, ट्रायंगल बना के ही हमें वेक्टर्स को ऐड करना है। तो इन दो, अगर मान लो हमसे क्वेश्चन दे दे कि एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर बी है, इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करना है, तो हम पहले क्या करेंगे, इन दोनों वेक्टर्स का यूज करके एक ट्रायंगल बनाएंगे। अब ट्रायंगल कैसे भी बना सकते हैं, ट्रायंगल देखो कैसे बना सकते हैं। मान लो एक बार हमने क्या किया, ए वेक्टर को लिया, ठीक, फिर हमने क्या किया, बी वेक्टर को यहां पे बना लिया, ऐसा भी। अब इनसे देखो एक ट्रायंगल बन सकता है ऐसे करके, ये एक ट्रायंगल हो गया। ठीक, फिर हम क्या कर सकते हैं कि ए वेक्टर बनाया और बी वेक्टर को ऐसे बना दिया। अच्छा, ये तरीका क्या होता है बेटा, इसको बोलते हैं पैरेलल शिफ्ट, मतलब इस वेक्टर को उठा के ना पैरेलली यहां पे शिफ्ट कर देना। ये मैं बता चुका हूं क्लास में, ये पैरेलल शिफ्ट मतलब इस वेक्टर को उठा के यहां पे रख दो आप। ठीक, तो बी वेक्टर को उठा के हम कहीं भी, यहां भी रख सकते हैं, यहां भी रख सकते हैं। तो कहां पे रखना है हमें, वो एक निश्चित होगा ना कि कौन सा ट्रायंगल। ये अब देखो, ध्यान से देखो, मैंने दो ट्रायंगल बना दिए, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, दोनों सही है, दोनों वेक्टर्स का यूज करके हमने ट्रायंगल बनाया। एक साइड जो है ए वेक्टर है, दूसरा साइड जो है बी वेक्टर है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए पहला साइड ए वेक्टर, दूसरा साइड बी वेक्टर, दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, ट्रायंगल बना रहे हैं। और यहां पे भी क्या है, एक पहला साइड ए वेक्टर है, दूसरा साइड बी वेक्टर है, इन दोनों का यूज करके हम एक ट्रायंगल बना रहे हैं। लेकिन ध्यान से देखो, दोनों में लेंथ अलग अलग आ रही है, यहाँ पे बी और ए का लेंथ तो ठीक है, लेकिन ये वाली लेंथ डिफरेंट हो गई है। तो कौन सा, ये वाला ट्रायंगल सही है कि ये वाला ट्रायंगल सही है, कैसे बनाना है, तो उसके लिए देखो क्या लिखा हुआ है, इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय टू एडजेकेंट साइड। एडजेकेंट साइड का मतलब हो गया जुड़ी हुई साइड। तो देखो मैंने जोड़ा है दोनों को, यहाँ पे ए और बी जुड़ी हुई हैं, यहाँ पे भी ए और बी जुड़ी हुई हैं। ठीक है, ट्रायंगल टेकन इन सेम ऑर्डर, टेकन इन सेम ऑर्डर, यहाँ पे जो वर्ड यूज हुआ है ना, इस पे ध्यान दीजिएगा, टेकन इन सेम ऑर्डर। ठीक, अब ये टेकन इन सेम ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि हमें एक तरफ से चलना है। जैसे मान लो पहले वेक्टर में, पहले वेक्टर देखो, वेक्टर जो होता है वो एरो से रिप्रेजेंट होता है, और वेक्टर जो एरो से रिप्रेजेंट होता है बेटा, तो उसमें दो चीजें होती हैं। पहली चीज हमारी होती है बेटा, फर्स्ट हमारी जो चीज होती है वो होती है टो या टेल। अब जो आपको अच्छा लगे आप यूज कर सकते हो। दूसरा होता है, जिधर एरो होता है वो होता है हेड। तो जो टेल होता है वो स्टार्टिंग पॉइंट को दिखाता है, और जो हेड होता है वो उस वेक्टर का एंड पॉइंट दिखाता है। तो जैसे ये ए वेक्टर है, तो ये टेल है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, और ये ए है, ये हेड है, ये एंड पॉइंट है, इस वेक्टर का एंड पॉइंट है। मतलब जो हमारा अगर कोई ऑब्जेक्ट है, अगर इस वेक्टर के अकॉर्डिंग मूव कर रहा है, तो ये इधर से इधर जा रहा है यहां तक। अब इसका लेंथ मैं बड़ा छोटा बना सकता हूं, मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है। अगर मान लो वेक्टर की वैल्यू ज्यादा है तो बड़ी लेंथ, ये अगर मैं एक बहुत बड़ा एरो ले लूं तो इसका मतलब ये हो गया कि ये इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, इसका मैग्नीट्यूड कम है, तो मैग्नीट्यूड के हिसाब से लेंथ बनाते हैं। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ये ऑब्जेक्ट टेल से लेके कहां तक जा रहा है बेटा, हेड तक जा रहा है। टेल से लेके कहां तक जा रहा है, हेड तक जा रहा है। तो मैं टेल से लेके हेड तक गया ऑब्जेक्ट। ठीक, अब हमें क्या करना है ना, सेम ऑर्डर का मतलब क्या है, सेम ऑर्डर का मतलब है हमें इस, क्या कहते हैं, जो हमारा सीक्वेंस बन रहा है, सीक्वेंस को नहीं तोड़ना, हमें रिटर्न नहीं होना है। अब देखो, जैसे दो वेक्टर है हमारे पास दो वेक्टर थे ए और बी ना, ए और बी दो वेक्टर है हमारे पास। तो हमें क्या करना है कि अब यहां से जो बी वेक्टर है उसके लिए रिटर्न नहीं होना है। हम यहां से स्टार्ट किए, यहां पे आए, हमको इसका पहले वेक्टर का क्या मिल गया, हेड मिल गया। अब फिर हमको क्या करना है, यहां से दूसरे वेक्टर को स्टार्ट करना है, तभी तो सेम ऑर्डर बनेगा। मतलब ऑर्डर नहीं तोड़ना है, पहले वेक्टर में चलो, फिर डायरेक्शन चेंज करके दूसरे वेक्टर के डायरेक्शन में चलो। तो देखो बी किधर जा रहा है, ऊपर की ओर, तो हमें क्या करना है, बी में जितना एंगल से जा रहा है उतने एंगल से ऊपर की ओर जाना है।
तो हमने क्या किया, देखो ध्यान से, हमने वेक्टर अपने सीक्वेंस को ब्रेक नहीं किया है, अपने ऑर्डर को ब्रेक नहीं किया, ठीक। तो अब हमारा क्या हुआ, पहले हम इस लाइन पे चले यहां तक, फिर हम दूसरे वेक्टर के डायरेक्शन में मुड़ गए, तो ये हो गया हमारा टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। अब इससे हम ट्रायंगल बना सकते हैं ना, तो ये हमारा क्या हो गया, टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल रिप्रेजेंटेड इन सेम ऑर्डर, ठीक, रिप्रेजेंटेड इन सेम ऑर्डर, टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल रिप्रेजेंटेड इन सेम ऑर्डर। किस ऑर्डर में, सेम ऑर्डर में है। तो हम क्या कर रहे हैं, सेम ऑर्डर का मतलब हमें सीक्वेंस को ब्रेक नहीं करना है, पहले वेक्टर में चलो दूसरे वेक्टर में चलो, ठीक, ऐसे करके। और आगे ध्यान रखिए, अगर 3 वेक्टर होंगे ना तो भी हमें ऑर्डर को ब्रेक नहीं करना है, मतलब जहां पे पहला इंड होगा, हेड होगा, वहीं पे दूसरे का क्या स्टार्ट होगा, टेल होगा। देखो पहले वेक्टर का हेड और दूसरे वेक्टर का टेल यहां से, मतलब पहला वेक्टर खत्म हुआ दूसरा वेक्टर चालू हो गया। इसी को कहते हैं बेटा हेड टू टेल मेथड। मतलब हेड में क्या, हेड पे क्या पॉइंट कराना है, टेल, ठीक है ना, समझ रहे हो बात को। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले वेक्टर के स्टार्टिंग से चलेंगे, फर्स्ट वेक्टर के स्टार्टिंग से चलेंगे और दूसरे पहले वेक्टर के इंड पॉइंट तक जाएंगे, पहले वेक्टर के इंड पॉइंट तक जाएंगे, फिर हम डायरेक्शन को चेंज करके दूसरे वेक्टर के डायरेक्शन में चलेंगे और फिर दूसरे वेक्टर के इंड पॉइंट तक जाएंगे। तो अब ध्यान से देखो बेटा, अब क्या हुआ, अब ये हुई बात कि हम थे पहले यहां पर, ठीक, फिर हम दोनों वेक्टर से होते हुए, दोनों रास्तों को फॉलो करते हुए पहुंच गए यहां तक। तो ये है हमारी इनिशियल पोजीशन, ये है हमारी फाइनल था इनिशियल पोजीशन, ये हो गया हमारा फाइनल पोजीशन। अब हम इनिशियल पोजीशन से जितनी दूर हैं और जिस डायरेक्शन में हैं, तो अब आपको ध्यान देना है रिजल्टेंट। रिजल्टेंट क्या होता है, जब दो वेक्टर को ऐड करते हैं तो उससे हमें जो रिजल्ट मिलता है उसी को रिजल्टेंट कहते हैं, ठीक है ना। तो जो रिजल्टेंट है वो किस डायरेक्शन में आएगा, तुम थोड़ा दिमाग लगाओ। मैं यहां पे क्या करता हूं, मैं यहां पर आपको, ठीक, मैं यहां पे आपको एक कंडीशन देता हूं। जैसे मान लीजिए आप, ये आपका हाउस है, ठीक है, समझिएगा इस बात को। अब आप यहां से कुछ दूर तक गए, मान लेते हैं x मीटर्स तक गए, ठीक है, x मीटर्स तक गए। अब x मीटर्स तक जाने के बाद आपने क्या किया, डायरेक्शन को अपने कुछ चेंज कर दिया और ठीक, रोड चेंज हुई और आप थोड़ा दूसरे डायरेक्शन में चले गए, मान लो y मीटर्स तक चले गए, ठीक। तो अब हमें रिजल्टेंट बताना है कि रिजल्टेंट किस तरफ होगा, ठीक है। अब आप ये समझिए कि जब आप चल रहे थे तो आपने सीक्वेंस को ब्रेक नहीं किया ना, आप उल्टा वापस नहीं गए, इधर से इधर नहीं गए हैं, आप अपने सीक्वेंस को ब्रेक नहीं कर रहे हैं, इसी को बोलते हैं। अब ध्यान से देखो, यहां पे ट्रायंगल बनेगा। अब ट्रायंगल आप बना सकते हो, मतलब दो साइड मिल गई है ना, दो साइड से आप ट्रायंगल बना सकते हो। तो पहले आप इधर चले, फिर इस, तो ये आपका पहला वेक्टर हो गया क्योंकि आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ यहां से यहां तक, तो ये पहला वेक्टर है, इसको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलेंगे। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मतलब हो गया जब कोई ऑब्जेक्ट एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में शिफ्ट होता है तो उनके बीच में कितना शिफ्टिंग हुआ है वो दिखाने के लिए डिस्प्लेसमेंट। तो पहले आप यहां थे, आपकी पोजीशन चेंज होके यहां पे हो गई, फिर क्या हुआ, फिर आप यहां पे थे, फिर जब आप इस रास्ते में चले तो आपकी पोजीशन चेंज होके यहां पे हो गई। तो आप दो बार शिफ्ट किए ना, तो इसलिए दो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिलेंगे। पहला डिस्प्लेसमेंट वेक्टर x हो गया, दूसरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हो गया, y हो गया। अब देखो ध्यान से देखो, दो वेक्टर थे, आपने सीक्वेंस को ब्रेक नहीं किया। सीक्वेंस को ब्रेक करने का मतलब यह है कि आपने रास्ते को मतलब आगे ही बढ़ते गए। तो आपको सेम ऑर्डर का मतलब क्या निकलता है, जो सेम ऑर्डर उसमें बात हुई थी, सेम ऑर्डर का मतलब यह होता है कि आपको सीक्वेंस ब्रेक नहीं करना है, आपको कंटिन्यूअसली आगे बढ़ते जाना है, ठीक। तो अब ये बताओ कि आप अपने घर पहली पोजीशन से किस डायरेक्शन में हो, ठीक है। अगर मैं इसको डायरेक्शन वाइज लूं तो ये हो गया तुम्हारा ईस्ट, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया साउथ। तो तुम ईस्ट की ओर निकले थे, ईस्ट से नॉर्थ ईस्ट की ओर गए। तो बताओ अब तुम अपने घर से किस डायरेक्शन में हो, या अपने इनिशियल पोजीशन, ये तुम्हारा इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है, तो इनिशियल पोजीशन से किस डायरेक्शन में हो। तो सीधे सीधे बोलोगे भैया कि हम इधर गए और फिर इधर के बाद इधर चले गए, तो हम अपने पोजीशन से
कहाँ पे है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है। तो जब आपको नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन बताना था तो मैंने जब आपसे पूछा कि आप अपने इनिशियल पोजीशन से किस डायरेक्शन में है, तो आपने पहली चीज कहां से मेजर किया, का मतलब कहां से आपने डायरेक्शन को चूज किया, आपका रिफरेंस पॉइंट क्या था। ठीक है, आपका रिफरेंस पॉइंट क्या था, आपका रिफरेंस पॉइंट या जिसको बोले आप क्या कहते हैं फ्रेम ऑफ रिफरेंस क्या था। तो आपका फ्रेम ऑफ रिफरेंस आप यहां से पोजीशन डिनोट कर रहे थे, आप यहां से पोजीशन को बता रहे थे कि मैं यहां से किस दिशा में देखने पर हमको वो पोजीशन मिलेगी जहां पे अभी हम हैं। तो आपको ये समझ में आया कि यहां से देखने पे ये इधर किस डायरेक्शन में है बेटा, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। तो ये रिजल्टेंट का डायरेक्शन देखो। अब आपने क्या किया, आप डायरेक्शन देखिए, आप इधर जा रहे थे फिर इधर से इधर गए, ठीक। तो ये हो गया दो ट्रायंगल सेम ऑर्डर, लेकिन रिजल्टेंट बताने के लिए आपने ऑर्डर को ब्रेक कर दिया, क्योंकि हमारा रियल ऑर्डर क्या होता था, रियल ऑर्डर होता था हमारा रियल ऑर्डर ऐसे ऐसे, और फिर तीसरी साइड अगर सेम ऑर्डर में होती तो हम पहले इधर से इधर जाते, फिर इधर से इधर जाते, और फिर हमको अगर सेम ऑर्डर मिले तो ये फिर होगा ऐसे। देखो ये सेम ऑर्डर वाला है, सेम ऑर्डर मतलब आप सीरीज नहीं ब्रेक कर रहे हो। लेकिन क्या ये सही है, आप अपने इनिशियल पोजीशन से साउथ वेस्ट डायरेक्शन में हो, इनिशियल पोजीशन से नहीं ना, आप अपने इनिशियल पोजीशन से किस डायरेक्शन में हो, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में हो। तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन बताने के लिए आपको किधर जाना पड़ेगा, अपने सीक्वेंस को ब्रेक करके बताना पड़ेगा। तो सीक्वेंस को जब ब्रेक करके बताएंगे तो ये हो जाएगा अपोजिट ऑर्डर, ठीक। ये है बेटा सेम ऑर्डर, ये दोनों सेम ऑर्डर में है, चलते जाओ बढ़ते जाओ वीर तुम बढ़े चलो, लेकिन यहाँ पे धीर खो गया है वीर का, और आपको फिर यहाँ से अपोजिट डायरेक्शन बताना है। अपोजिट डायरेक्शन का मतलब इस तरफ अपोजिट ऑर्डर में लेना है। तो रिजल्टेंट किससे डिनोट होता है, अपोजिट ऑर्डर में। तो हमारा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ये कहता है बेटा कि अगर if two vectors are represented both in magnitude and direction by the two adjacent side of a triangle taken in same order, then their resultant vector is represented in magnitude and direction by the third side taken in the reverse order। थर्ड साइड में ऑर्डर को चेंज कर देना है, थर्ड साइड में ऑर्डर को चेंज कर देना है, रिवर्स कर देना है, मतलब आगे नहीं बढ़ना है आपको, ठीक है। आपको ऑर्डर को चेंज कर देना है, मतलब दो साइड ऐसे ऐसे, फिर इधर पहुंचे आप, यहां से शुरू किए यहां गए, फिर यहां से यहां पहुंचे, तो तीसरे साइड में इधर से इधर नहीं जाना है, आपको इधर से इधर जाना है। अपोजिट हो गया ना, वैसे कायदे के साथ आप इधर से इधर जाना चाहिए था, लेकिन नहीं। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहता है कि थर्ड साइड में हमें ऑर्डर को रिवर्स कर देना है। तो जो ये साइड का लेंथ है, जो ये साइड है, ये रिजल्टेंट वेक्टर को शो करेगी। अब ये जो एरो मिला हमें एक, ये रिजल्टेंट वेक्टर है। रिजल्टेंट भी वेक्टर होता है बेटा, ध्यान रखिएगा। जब दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं तो रिजल्ट में हमें तीसरा वेक्टर ही मिलता है। तो ये हमारे पास पहला वेक्टर, ये हमारे पास दूसरा वेक्टर, तो इन दोनों का रिजल्ट मिला तीसरा वेक्टर। तो स्टेटमेंट ऑफ द लॉ क्या कहता है, स्टेटमेंट ऑफ द लॉ कहता है कि अगर दो वेक्टर्स हैं हमारे पास जो कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन में टू एडजेकेंट साइड ऑफ ए ट्रायंगल को शो कर रहे हैं, टेकन इन वन ऑर्डर, मतलब देखो मैंने यहां से स्टार्ट किया, ठीक, फिर मैं एक मेरे पास दूसरा वेक्टर है इस तरफ, ऐसे वेक्टर है, ये मान लो बी है, तो मैं कैसे बनाऊंगा, बी को मैं कैसे बनाऊंगा, ये ए था तो ए के ऊपर बी को बनाना है, तो बी को मैं यहाँ से नॉर्मल शिफ्ट करूंगा, ऐसे करके यहाँ पे शिफ्ट कर दूंगा इस डायरेक्शन में, तो मेरे को बी मिलेगा इधर, ये मैंने पैरेलल शिफ्ट कर दिया, बी इधर मिला। तो देखो मैंने डायरेक्शन ऑर्डर नहीं चेंज किया, पहले मैं ए में चला, फिर मैं बी में चला, ठीक, ऑर्डर चेंज नहीं किया। जहां पे पहला खत्म हुआ वहीं पे दूसरा शुरू हुआ, जहां पे पहले का हेड है वहीं पे दूसरे का टेल है। इसी को कहते हैं हेड टू टेल मेथड, मतलब पहले वेक्टर के हेड में, है ना, दूसरे वेक्टर का क्या रखना है, टेल रखना है।
इसी को कहते हैं हेड टू टेल मेथड। पहले वेक्टर के हेड में दूसरे वेक्टर का टेल रख दिए, ठीक। फिर क्या किया, अब रिजल्टेंट कैसे बनेगा, तो दिमाग लगाओ। तुम यहां पे थे, यहां पहुंच गए, तो अपने इनिशियल पोजीशन से किस डायरेक्शन में हो, इस डायरेक्शन में हो, तो आपको फिर ये रिवर्स ऑर्डर में रिजल्टेंट लेना पड़ेगा इस तरफ। तो रिजल्टेंट का डायरेक्शन बेटा किस तरफ हो गया, रिजल्टेंट का डायरेक्शन इस तरफ हो गया, ठीक है। तो अगर दो वेक्टर्स एक ट्रायंगल के एडजेकेंट साइड के फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जाएं, अगर दो वेक्टर्स अगर एक ट्रायंगल के दो साइड्स को रिप्रेजेंट करें टेकन इन सेम ऑर्डर, ठीक है, तो जो तीसरी साइड होती है वो रिजल्टेंट को शो करेगी बट टेकन इन अपोजिट ऑर्डर, ठीक है, रिवर्स ऑर्डर। हमें दो वेक्टर्स का जो ऑर्डर रखना है, ठीक है, उस ऑर्डर को चेंज कर देना है। अगर मैं इसे हेड और टेल की लैंग्वेज में समझाऊं तो क्या करना है आपको, हेड और टेल की लैंग्वेज में आपको ये करना है कि पहले वेक्टर का हेड रखना। अच्छा, मान लीजिए मेरे पास दो वेक्टर हैं, एक क्वेश्चन हो गया यार, क्वेश्चन से समझाते हैं। क्वेश्चन है एड एक्स वेक्टर एंड वाई। अब मेरे पास एक्स वाई कहां है, तो ये हो गया तुम्हारा बेटा एक्स और ये हो गया तुम्हारा y, ठीक। तो हमको ऐड करना है, तो हम कैसे ऐड करेंगे, ठीक। तो पहले हम क्या करेंगे, x को बनाएंगे या y को बना लो, जो तुमको अच्छा लगे। तो पहले हमने एक वेक्टर x को पैरेलल शिफ्ट कर दिया बेटा। पैरेलल शिफ्ट का मतलब होता है ऐसे उठा के यहाँ पे ऐसे रखा, स्केल से आप लोग कर सकते हो, ये एकदम एंगल नहीं चेंज करना और लेंथ भी चेंज नहीं करना है। तो मैंने क्या बना दिया बेटा, x बना दिया, ठीक। ये हमारा x वेक्टर है, ठीक है। अब क्या करना है, y वेक्टर को, तो मैंने बताया था फर्स्ट वेक्टर के हेड में दूसरे वेक्टर का टेल रखना है, ठीक। तो y के टेल को हम कहां रखेंगे, पहले वेक्टर के हेड में रखेंगे पैरेलल शिफ्ट करके। तो पैरेलल शिफ्ट कैसे बनेगा बेटा, ये हमारा हो गया पैरेलल शिफ्ट y हो गया। तो हमने क्या किया, पहले वेक्टर के हेड में दूसरे वेक्टर को टेल रखेंगे। तो हमारा रिजल्टेंट कैसे मिलेगा, हमारा जो रिजल्टेंट मिलेगा पहले वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर के हेड को मिला देना है। तो पहले का टेल किससे मिला देना है, दूसरे के हेड से मिला देना है। मतलब इनिशियल पोजीशन से किसको मिला देना है, फाइनल पोजीशन को। ये हो जाएगा तुम्हारा रिजल्टेंट वेक्टर। और इसको मैं कैसे डिनोट करूंगा, आर बराबर हो जाएगा, आर वेक्टर बराबर एक्स वेक्टर प्लस वाई वेक्टर। यही है तुम्हारा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसी को क्या कहते हैं बेटा, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहते हैं, ठीक है। इसी लॉ को क्या कहते हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हो गया हमारा, ठीक। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ये कहता है कि अगर दो वेक्टर्स किसी ट्रायंगल के दो साइड एडजेकेंट साइड को रिप्रेजेंट करें टेकन इन सेम ऑर्डर, ठीक। तो जो रिजल्टेंट है वो तीसरे साइड के से रिप्रेजेंट होगा बट टेकन इन रिवर्स ऑर्डर। तो जो साइड्स हैं वो सेम ऑर्डर में हैं, जो रिजल्टेंट है वो रिवर्स ऑर्डर पे है। जो रिजल्टेंट है वो रिवर्स ऑर्डर में है, ध्यान रखिएगा। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ये कहता है कि अगर दो वेक्टर्स एक ट्रायंगल के एडजेकेंट साइड को शो करें टेकन इन वन ऑर्डर, देन देयर रिजल्टेंट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द थर्ड साइड टेकन इन रिवर्स ऑर्डर। ऑर्डर को रिवर्स कर देना है रिजल्टेंट के केस में। अब आते हैं हमारे पास, इसका डेरिवेशन करना है। डेरिवेशन का मतलब हो गया अब हमें इसकी लेंथ पता करना है, ठीक। अच्छा, ये थोड़ा सा डायग्राम थोड़ा खतरनाक हो गया है,
मैं ऐसे करता हूं, ये तुम लोगों को समझ में आएगा। ये मान लो ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, टेकन इन वन ऑर्डर देखो मैंने बनाया है। अब मैं रिजल्टेंट बनाऊंगा तो रिजल्टेंट कैसा बनेगा बेटा, रिवर्स ऑर्डर बनेगा। अब मैं बोल रहा हूं इसका लेंथ कितना है, तो लेंथ करने के लिए तुम पाइथागोरस थ्योरम का यूज तो कर नहीं पाओगे, ठीक। पाइथागोरस थ्योरम का यूज आप यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम तो यूज नहीं कर पाओगे। तो फिर पाइथागोरस थ्योरम नहीं यूज कर पाओगे तो बताओ फिर क्या करोगे, फिर कैसे तुम इसका लेंथ पता करोगे, इस रिजल्टेंट का लेंथ कैसे पता करोगे, ठीक है। तो हमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है, लेकिन पाइथागोरस थ्योरम को थोड़ा अलग तरीके से यूज करना है। देखो हमको क्या पता है, सबसे सिंपल चीज़ें सिंपल रखना है। हमें पाइथागोरस थ्योरम का ही यूज करके ना रिजल्टेंट की लेंथ पता करना है, ठीक है। लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे है नहीं, तो मैं एक काम करता हूँ यार, राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक। अगर मैं ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर दूँ, ठीक, ये बन गया मेरा राइट एंगल ट्रायंगल। अब हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा एक्स्ट्रा आ गया ना, दिमाग खराब कर रहा है। चलो कोई बात नहीं यार, इसको सीखते हैं आज। तो मेरे पास एक क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन से सीखेंगे। क्वेश्चन ले लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या है बेटा, क्वेश्चन है हमारा कि फाइंड द रिजल्टेंट of A vector and B vector if the angle between A vector and B vector is theta। ठीक है, तो रिजल्टेंट पता करना है या रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड पता करना है। तो अगर रिजल्टेंट वेक्टर बनाना है तो वेक्टर तो हम नॉर्मली बना सकते हैं। अगर ठीक है, हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि हमारे पास दो वेक्टर हैं और उन दोनों वेक्टर ए और बी हैं, उन दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा डिग्री है, ठीक है। अब मैंने बताया था ना, एंगल पे डिपेंड करता है, जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होता है, लेंथ होता है, वो एंगल पे डिपेंड करता है। तो एंगल को ध्यान रखना, तो इसलिए एंगल थीटा दिया गया है, एंगल जरूरी है यहाँ पे। तो हमें क्या करना है, क्वेश्चन क्या है हमारा कि रिजल्टेंट पता करना है दो वेक्टर्स का, और उन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल थीटा है। लेकिन वो दो वेक्टर कैसे बने हैं इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया। तो मैं अपने से बना सकते हैं कि ए वेक्टर कहीं भी ले सकते हैं, बी वेक्टर कहीं भी ले सकते हैं, लेकिन दोनों के बीच का एंगल थीटा होगा, ठीक है। तो हम कौन सा मेथड लगाएंगे बेटा इसको पता करने के लिए, हम इसको पता करने के लिए लगाएंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या यूज करेंगे, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, सॉरी वेक्टर एडिशन। क्या यूज करेंगे यहाँ पे हम, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करेंगे, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है कि अगर हमारे पास दो वेक्टर हैं, ठीक है, तो हमारे पास हैं दो वेक्टर, एक हो गया ए वेक्टर और दूसरा हो गया बी वेक्टर, ठीक, दूसरा हो गया बी वेक्टर। इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है। अब ध्यान से देखो यार, यहां पे इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल थीटा है, तो इसका मतलब क्या होता है कि हमें एंगल कहां से लिखना है। थोड़ा एक कंफ्यूजिंग है, लेकिन थोड़ा ध्यान रखना बहुत जरूरी है। वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल का मतलब होता है ए के डायरेक्शन और बी के डायरेक्शन के बीच का एंगल थीटा है। वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच के एंगल के थीटा होने का मतलब है कि थीटा इज द एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ ए एंड डायरेक्शन ऑफ बी। ध्यान रखना बेटा, मैं यहां पे क्यों बोल रहा हूं डायरेक्शन ऑफ एक वेक्टर, क्योंकि एंगल तो डायरेक्शन बनेगा ना यार, मैग्नीट्यूड का तो कोई एंगल ही नहीं होता। 5 किलो और 3 किलो का बीच का एंगल का क्या होगा, एंगल का क्या लेना देना भाई उसमें। लेकिन वेक्टर में एंगल जरूरी है ना, वेक्टर में डायरेक्शन जरूरी है। एंगल शो करता है कि कोई चीज कितना बेंड हो गया है, कोई चीज कितना मुड़ गया है, किधर गया है। तो डायरेक्शन में, फिजिक्स में जो डायरेक्शन है ना, वो एंगल से शो होता है। तो अगर आपको कहीं पे डायरेक्शन पूछा जाए ना, तो आपको समझिए डायरेक्शन पूछने का मतलब होता है एंगल पूछ रहा है, ठीक। अब एंगल किसके बीच में होता है, एंगल दो वेक्टर्स के बीच का एंगल, ठीक है। तो डायरेक्शन का मतलब सीधा समझो एंगल है,
डायरेक्शन का मतलब होता है एंगल। तो यहाँ पे देखो एंगल जो थीटा दिया हुआ है, जो थीटा एंगल दिया है वो दो वेक्टर के बीच का एंगल है। वो किसके बीच का एंगल है बेटा? दो वेक्टर के बीच का एंगल है। किसका एंगल है? दो वेक्टर के बीच का। इसको दो वेक्टर के बीच का एंगल मत बोलो, इसको बोल दो दो वेक्टर के डायरेक्शन के बीच का एंगल है। अगर दो वेक्टर के बीच का एंगल बोलोगे ना तो कंफ्यूज हो जाओगे। अब क्यों कंफ्यूज हो जाएगा, गलत क्यों हो जाएगा तुम्हारा? इसलिए देखो, अब यहाँ पे बहुत सारे लोग नॉर्मली बोलेंगे कि ए और बी के बीच का एंगल, मैं इसको बोल देता हूँ ये थीटा हो जाता है, ये वाला एंगल। लेकिन नहीं, थीटा जो है एंगल डायरेक्शन ए का डायरेक्शन और बी के डायरेक्शन के बीच का एंगल है। ये थीटा ये बता रहा है कि आप ए से कितना डिग्री मुड़ गए हो बी के लिए। समझो बात को। थीटा इज द शोइंग दैट हाउ मच डिग्री यू हैव टर्न्ड टूवर्ड दी बी फ्रॉम दी ए, मतलब आप ए से बी की ओर कितना टर्न कर गए हो। तो बेटा ध्यान से देखो, आप ए में इस तरफ जा रहे थे और फिर आपने क्या किया, बी की तरफ टर्न ले लिया, बी की तरफ टर्न ले लिया, इसलिए ये वाला एंगल होगा थीटा। ठीक है, क्योंकि आप ए के डायरेक्शन, देखो ए का डायरेक्शन ये है डायरेक्शन ऑफ ए। क्या है बेटा? ये डायरेक्शन ऑफ ए है। आप अपने मुंह को कितना मोड़ लिए? मान लो आप ऐसे जा रहे हो, ठीक है, कुछ दूर तक गए, ए में जा रहे हो, ए में ऐसे आए और फिर बी की तरफ मुड़ गए ऐसे। तो आपने अपने चेहरे को कितना डिग्री मोड़ा ना? तो आप ए में जा रहे थे, ए से फिर आप इधर मुड़ गए, तो आपने अपने शरीर को या अपने फेस को कितने डिग्री मोड़ा, उस पे ध्यान देना है बेटा, कितने डिग्री मोड़ा। तो जो थीटा होता है वो एंगल के वेक्टर के डायरेक्शन के बीच का एंगल है। थीटा जो होता है वो वेक्टर के डायरेक्शन के बीच का एंगल है। तो हमें ध्यान देना है कि ए के डायरेक्शन और बी के डायरेक्शन के बीच के एंगल बनाना है, ना कि ए और बी के। क्योंकि अगर तुम ए और बी के बीच का एंगल बनाओगे तो तुम इसको थीटा बोल दोगे, लेकिन ये गलत हो जाएगा। इसलिए हमें ऐसा नहीं करना है। देखो बेटा, दोनों वैल्यू में बहुत अंतर, जमीन आसमान का अंतर है। ये वो थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा हो जाएगा। फिर बात को समझ रहे हो कि वो थीटा और 180 थीटा में क्या डिफरेंस आता है ना? तो आप ऐसा समझो कि एंगल जो हमें लेना है वो डायरेक्शन के बीच का एंगल है, क्योंकि मैग्नीट्यूड के बीच का एंगल होता नहीं है और वेक्टर में डायरेक्शन जरूरी होता है, तो एंगल डायरेक्शन का ही होगा। अब हमें क्या करना है, दो साइड हमने बना दी, तो रिजल्टेंट कैसे बनेगा बेटा? जो हमारा रिजल्टेंट बनेगा वो इन दोनों के थर्ड साइड में, लेकिन टेकन इन रिवर्स ऑर्डर, ये हमारा बनेगा बेटा रिजल्टेंट। अब हमें इस रिजल्टेंट की वैल्यू पता करना है। ठीक, किसकी वैल्यू पता करना है? रिजल्टेंट की। अब देखो हमें आर वेक्टर तो मिल गया है, सुनो, फाइंड द रिजल्टेंट। अगर मैं रिजल्टेंट की बात करूं तो मुझे रिजल्टेंट मिल गया है, मैं ऐसे शो कर सकता हूं। लेकिन इसके लेंथ के लिए क्या फॉर्मूला होता है? इसका लेंथ, अच्छा, जो एरो, जो वेक्टर होता है, जो वेक्टर को हम एरो से शो करते हैं, तो जो एरो का डायरेक्शन होता है वो तो वेक्टर के डायरेक्शन को शो करता है, लेकिन वेक्टर को जो लेंथ होता है वो वेक्टर के मैग्नीट्यूड को शो करता है कि वेक्टर कितना बड़ा है, उसकी वैल्यू कितनी है, न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी। तो हमें इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू पता करना है। जैसे आप लोग यहाँ पे कर रहे थे 3 और 4 बराबर 5 आ गया, ये 5 बता रहे थे, यहाँ पे नहीं बता पा रहे थे। तो इसलिए हमें क्या करना है, इसके लेंथ को पता करने के लिए कि ये कितना लेंथ आएगा, इस तरह का क्वेश्चन अगर होगा तो उसके लिए हमें क्या पता करना पड़ेगा? फॉर्मूला पता करना पड़ेगा। उसमें हमें लेंथ अगर निकालेंगे तो हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। अगर यहाँ से यहाँ का लेंथ ए है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यहाँ से यहाँ का लेंथ बी है, तो हमें अगर यहाँ से यहाँ का लेंथ हम कितना बोलेंगे? आर का मैग्नीट्यूड। अच्छा, फिजिक्स में क्या होता है कि अगर मॉड ऑफ वेक्टर आर मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ आर शो करना है तो इसको मैं आर बस से डिनोट कर सकता हूँ। तो जो अगर मैं आर बस लिखूंगा तो इसका मतलब समझ जाना कि हमें मैग्नीट्यूड बताना है। ठीक है, वेक्टर अलग चीज है, मैग्नीट्यूड अलग चीज है, ध्यान रखिएगा है। तो हमें क्या करना है, अब इसके मैग्नीट्यूड के लिए हमें वो बनाना है, मैग्नीट्यूड बताना है। तो हम एक काम करेंगे, पहले तो हम सबसे पहले अगर कोई डेरिवेशन करना होता है, मतलब हमें अब आर की वैल्यू चाहिए, आर की वैल्यू पता करना है, वेक्टर आर या फिर आर की वैल्यू पता करना है, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ आर पता करना है ना, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड पता करना है। तो बेटा उसके लिए हमें लगाना पड़ेगा कोई स्पेशल नियम, और वो स्पेशल नियम क्या है बेटा? पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम के लिए
हमें क्या करना है, अच्छा एक चीज़ बताना भूल गया मैं आपको कि जब डेरिवेशन किया जाता है तो डेरिवेशन में सबसे पहले डिस्क्रिप्शन बहुत ज़रूरी होता है। तो डिस्क्रिप्शन में क्या लिखना पड़ता है, लेट अस कंसीडर टू वेक्टर्स ए एंड बी रिप्रेजेंटेड बाय अ साइड ऑफ ट्रायंगल। इस ट्रायंगल का नाम ले लो बेटा ओ पी क्यू, ठीक। लेट कंसीडर टू वेक्टर्स ए एंड बी आर रिप्रेजेंटेड बाय साइड्स ऑफ ट्रायंगल ओ पी क्यू, ठीक है, एंड देयर रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द साइड ओ क्यू। वेक्टर ए रिप्रेजेंटेड बाय ओ पी, वेक्टर है ना, वेक्टर बी इज रिप्रेजेंटेड बाय पी क्यू। तो ये डिस्क्रिप्शन आप लिख सकते हो जो जो आपने यूज किया है, ठीक है, जो आपने यूज किया है आप इसको लिख सकते हो, आप इसको बना सकते हो, ठीक। डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हो, जो आपने डायग्राम में बनाया वही लिखना है, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा, डिस्क्रिप्शन, लेट अस कंसीडर टू वेक्टर्स ए एंड बी आर रिप्रेजेंटेड बाय टू एडजेसेंट साइड ऑफ ट्रायंगल ओ पी क्यू वेयर ओ पी इज ए, पी क्यू इज बी एंड ओ क्यू इज आर, ठीक है, लिख लीजिएगा इसको, ठीक। अब हमें इसका डायरेक्शन पता करना है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे बेटा, कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन करने के लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाने के लिए हमें कंस्ट्रक्शन तो करना पड़ेगा। तो हम एक काम करेंगे, यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। अब हमें एक नया पॉइंट मिल गया बेटा, यहाँ पे एक नया पॉइंट मिल गया है, इस पॉइंट का नाम मैं रखूंगा, ठीक। हमें एक नया पॉइंट मिल गया, इस पॉइंट का नाम मैं रखूंगा, आर नहीं रखते, यस रख देते हैं, ठीक। और ये वाला एंगल कितना है बेटा, ये वाला एंगल थीटा है, ध्यान रखिएगा, ठीक। अब देखो ध्यान से, क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, ए दिया है, बी दिया है और थीटा दिया है, तीन ही चीज दिया है बेटा। ध्यान देना मैं क्यों बोल रहा हूं तीन ही चीज दिया है। हमें जब इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हर वैल्यू को या तो ए या तो बी या थीटा के टर्म में लिखना है, बाकी ये जो पी एस है और एस क्यू है इसको नहीं लिखना, क्योंकि इसकी वैल्यू तो अननोन है। अगर हमें आर पता करना है और हमें फिर पी एस पता करना पड़ जाए, एस क्यू पता करना पड़ जाए, तो बहुत लेंदी काम हो जाएगा ना यार। इसलिए हम क्या करेंगे, सब वैल्यूज को, जितनी भी वैल्यूज हैं, हम ए बी और थीटा के टर्म में लिखेंगे। तो जैसे मान लो यहाँ पे पी एस है, तो पी एस को भी थीटा के टर्म में लिखना है, ए बी थीटा, यही यूज करना है, क्योंकि हमारे पास तीन ही नोन चीजें हैं। कौन कौन सी नोन चीजें हैं, ए बी और थीटा। तो पी एस को हमें किसके टर्म में लिखना है, या तो ए बी थीटा, कुछ भी हो सकता है। तो ध्यान से देखो, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक। अब हम डेरिवेशन कर रहे हैं, इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल, इस छोटे वाले ट्रायंगल में पी एस क्यू, पी एस क्यू, पी एस बराबर कितना हो जाएगा बेटा, अच्छा ये बेस है। अच्छा यहां पे हमें ये वाली साइड तो नहीं पता, ये वाली साइड नहीं पता, लेकिन ये पता है यार, ये तो बी था, ये वाली साइड पता है ना, बी। अच्छा ये लेंथ इसका बी मैग्नीट्यूड, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, पी एस बेस अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस का मतलब हो गया बी, बेस अपॉन हाइपोटेनस का मतलब होता है बेटा कॉस थीटा। तो पी एस बराबर कितना बनेगा बेटा, बी कॉस थीटा। तो जहां पे अगर हमें पी एस यूज करना है तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे, बी कॉस थीटा यूज करेंगे। अब ध्यान से देखो, ये पी एस अननोन था हमारे लिए, लेकिन बी नोन है, थीटा नोन है, तो बी कॉस थीटा भी नोन हो गया। तो पी एस की वैल्यू हम क्या लिखेंगे अब, बी कॉस थीटा। इसको याद रखिएगा, पी एस की वैल्यू, ठीक। अब हमें यस क्यू की वैल्यू पता करना है, तो यस क्यू की वैल्यू पता करेंगे। तो यस क्यू की वैल्यू कैसे पता करेंगे बेटा, हम यस क्यू की वैल्यू पता करने के लिए हम क्या करेंगे, यस क्यू की वैल्यू पता करने के लिए हम क्या करेंगे, इसी राइट एंगल ट्रायंगल में ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हाइपोटेनस हो जाएगा। तो हम क्या लगा देंगे बेटा, यस क्यू अपॉन हाइपोटेनस का मतलब कितना हो गया बेटा, हाइपोटेनस का मतलब हो गया बी बराबर हो गया साइन थीटा। तो इसका मतलब हो गया यस क्यू बराबर बी साइन थीटा। तो अगर हमें कहीं पे यस क्यू लिखना है तो हम लिखेंगे बी साइन थीटा, अगर हमें पी एस लिखना है तो हम लिखेंगे बी कॉस थीटा। क्या लिखेंगे बेटा, बी कॉस थीटा लिखेंगे, ठीक। तो अब ये दो ट्रायंगल में हमें जो चाहिए था वो हमें साइड मिल गई है, और इनकी वैल्यू भी बी और बी के टर्म में है। तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, मतलब अब हम
राइट क्या लगा सकते हैं, अब हम यूज कर सकते हैं बेटा पाइथागोरस थ्योरम। तो अब एक काम करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम को यूज करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो मैं यहां पे लिखता हूं, ठीक। ओ सॉरी 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 सॉरी, तो मैं पाइथागोरस थ्योरम को यूज करता हूं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या हो गया बेटा, चलो, इन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा है, ओ एस क्यू, ओ एस क्यू, ठीक है। किसका स्क्वायर बेटा, ओ एस का स्क्वायर प्लस, अच्छा देखो मैं लेंथ ले रहा हूं बेटा, तो मैग्नीट्यूड लेना है, ध्यान देना, वेक्टर नहीं बना देना इसमें, मैग्नीट्यूड, लेंथ पता कर रहे हैं ना हम, लेंथ ही पता कर रहे हैं ना इसका, तो मैग्नीट्यूड नहीं लेना। ओ एस स्क्वायर प्लस ये वाला ओ एस स्क्वायर प्लस एस क्यू स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं बेटा, पाइथागोरस थ्योरम, ध्यान से देखो, पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर या स्की का स्क्वायर बराबर ओ क्यू का स्क्वायर इक्वल्स टू ओ, इक्वल्स टू ओ, ओहो, ओ क्यू का स्क्वायर, ठीक है, ओ एस का स्क्वायर। अब ओ एस तो दो चीजों से मिलकर बना है, ओ पी प्लस पी एस, तो मैं इसको लिखूंगा ओ पी प्लस पी एस का होल स्क्वायर प्लस एस क्यू स्क्वायर, एस क्यू स्क्वायर, एस क्यू स्क्वायर ये भी लिखा रहता है, वैल्यू नहीं पुट करते, इक्वल्स टू ओ क्यू स्क्वायर, इसको भी वैल्यू नहीं पुट करते, वैल्यू पुट करने कोई मतलब नहीं है अभी, ठीक। चलो ओपी की वैल्यू कितनी है, ओपी की वैल्यू है बेटा ए, तो ए, ओपी की वैल्यू कितनी है बेटा ए, ओपी की वैल्यू है ए, प्लस पीएस की वैल्यू कितनी है, पीएस की वैल्यू मैंने अभी नहीं कहा था, बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस एस क्यू की वैल्यू कितना निकाला था हमने, बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, मतलब बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर ओ क्यू की वैल्यू कितना है, आर स्क्वायर, लगा दिया ना पाइथागोरस थ्योरम। अब ए प्लस बी का कॉस थीटा का होल स्क्वायर खोलोगे तो बनेगा बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा एक चीज भूल गया मैं यहाँ पे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा मेरी गलती नहीं है, वो मिस्टेक ऐसा हो जाता है कि कहीं पे कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा अगर एक साथ दिख गया ना तो आदमी को बड़ा जल्दी एक याद आ जाता है कि अरे यार यहाँ पे तो एक हो जाएगा, है ना। तो इसलिए एक्साइटमेंट में ना ऐसा हो जाता है कि हम वैल्यू पता, यहाँ पे मेरे बगल में बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा दिख रहा था तो मेरे को लगा यार बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है तो क्यों ना हम यहाँ पे ऐड कर दें डायरेक्ट, इसलिए मैं इसको भूल गया था लिखना, ऐसे में ही गलत हो जाता है सब। तो चलो कोई बात नहीं, अब तो आपको पता है कि बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा लिखा है, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा लिखा है और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा लिखा है, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा बेटा, बी स्क्वायर हो जाएगा, समझ गया ना बात को। तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, यहाँ पे क्या हो गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिए प्लस 2ab कॉस थीटा बराबर आर स्क्वायर। तो यहाँ से क्या मिला बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, प्लस 2ab कॉस थीटा बराबर आर स्क्वायर। अब ध्यान से देखो आर स्क्वायर की वैल्यू हमें कैसे मिलेगी, आर स्क्वायर की वैल्यू हमें मिलेगी बेटा, हमें क्या पता हो, अगर ए का मैग्नीट्यूड पता हो बी का मैग्नीट्यूड पता हो तो ए बी और थीटा की वैल्यू रखो, आर की वैल्यू पता चल जाएगी। तो बेटा यही हमारे रिजल्टेंट का फॉर्मूला है। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या आया बेटा, रिजल्टेंट का फॉर्मूला आया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा बराबर आर स्क्वायर। यहाँ से आर की वैल्यू क्या मिलती है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये हमारा फॉर्मूला है और ये सभी ट्रायंगल के लिए ट्रू होता है। आप राइट एंगल ट्रायंगल में भी यूज कर सकते हो, राइट एंगल ट्रायंगल में यूज करोगे तो ध्यान रख लो, जैसे मान लो यहाँ पे 3 है, ये 4 है और एंगल कितना है बेटा
डायरेक्शन का एंगल देखो 90 डिग्री, इधर लोगे तो इधर भी 90 डिग्री बनेगा, तो दोनों तरफ 90 डिग्री बना सकते हैं। तो कॉस थीटा की जगह हम कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है 0, तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनेगा, मतलब हमारा फॉर्मूला सही बन गया। ये हो गया बेटा राइट एंगल ट्रायंगल। अगर नहीं है तो भी हम रिजल्टेंट कैसे मिलेंगे करेंगे प्राप्त करेंगे, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या हम पढ़ रहे थे? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। कितना होता है रिजल्टेंट का फॉर्मूला? रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना आता है? आर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। और ध्यान रखिएगा कि जो एंगल होता है वो डायरेक्शन को शो करने के काम में आता है। तो मैं आपको एक काम दे रहा हूं, अब आपसे कोई पूछे कि मान लो आपको दो वेक्टर दे दे, ए वेक्टर, आपके पास कोई दो वेक्टर है, ए वेक्टर है ठीक, और बी वेक्टर है, और बोले कि इनका रिजल्टेंट बताओ, तो आप रिजल्टेंट पता कर लोगे इस फॉर्मूले से, कितने लेंथ का बनेगा, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड पता कर लोगे। अब आपसे कोई पूछ दे कि ये बताओ रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या है, तो रिजल्टेंट का डायरेक्शन का मतलब ये है कि आप अपने इनिशियल पोजीशन से कितने एंगल पे हो। मतलब यार ऐसे है, तुम ऐसे गए, ऐसे सुनो, इधर गए इधर ठीक, फिर इधर मुड़ के कुछ दूर तक गए इस तरफ मुड़ के, तो अब अपने इनिशियल डायरेक्शन से तुम इधर देख रहे थे पहले, फिर तुम इधर देखने लग गए, तो तुमने अपने चेहरे को कितना घुमाया भाई। ये पोजीशन देखने के लिए तुमको चेहरा अपने यहां से बैठ के घुमाना पड़ेगा ना, तो ये वाला जो एंगल हमें पता करना होता है, इसी को बोलते हैं रिजल्टेंट का डायरेक्शन। ध्यान रखो बेटा, इसी को बोलते हैं रिजल्टेंट का डायरेक्शन, क्योंकि जब तुम इधर देख रहे थे, जब तुम इस तरफ देख रहे थे पहले, और फिर तुम रिजल्टेंट को देखने के लिए, अपनी फाइनल पोजीशन को देखने के लिए इस तरफ देखने लगे, तो अपने चेहरे को तुमने इतने डिग्री मोड़ लिया। तो इसका एंगल पता करना है तुम्हें, बताओ कैसे पता करोगे। और एंगल पता करना है ए बी और थीटा के टर्म में पता करना है, मतलब बीटा की वैल्यू में ए बी और थीटा होना चाहिए, बाकी इसके अलावा कोई नहीं होना चाहिए। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, एंगल बीटा की वैल्यू पता करना है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कोई भी लगा सकते हो, साइन कॉस टेन जो तुमको लगाना हो, और तुम्हें बताना है बीटा की वैल्यू ए बी और थीटा के टर्म में। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। तो बच्चों कल मिलते हैं आपसे। शुभ रात्रि, हैव ए ग्रेट नाइट, थैंक यू।